दोस्तों नमस्कार। हर्षवर्धनकालीन भारत अपने अध्ययन कर रहे थे और उसका जो सेकंड पार्ट है आज उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे मैं आशा करता हूं और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं लगातार इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब्सक्राइब करें। आज का विषय रहेगा हर्ष के समय का भारत किस प्रकार का था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो वीडियो पहले पार्ट फर्स्ट बन चुका है उसके आगे अपने शुरू कर रहे हैं। हर्ष के समय का भारत, कौन कौन से विशेष योगदान थे हर्ष के समय के, इसके अलावा उसमें तत्कालिक परिस्थितियां कैसी थी, इस सभी का आज यहाँ उल्लेख करेंगे। तो आज का टॉपिक है हर्ष के समय का भारत। उसी समय था एक नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत में कई विश्वविद्यालय शिक्षा के विश्व केंद्र बन गए थे, यानी पूरे विश्व से अध्ययन के लिए भारत में अभ्यर्थी आते थे और यहाँ अध्ययन करके जो ज्ञान था, जो गुरु परंपरा थी, उसको अपने देश में ले जाते थे। तो उसी में से एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी थी नालंदा विश्वविद्यालय। तो प्राचीन भारत में कई विश्वविद्यालय शिक्षा के विश्व केंद्र बन गए थे। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपने विकास की चरम सीमा पर था। पटना से 80 किलोमीटर दूर और राजगीर से 7 मील की दूरी पर जहां आज बड़ा गांव है, नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित था। ये भी पूछा जा सकता है RS मेंस जैसे एग्ज़ाम में, जहां सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय टॉपिक दे दिया, उसके बारे में लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? पहली बात, नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे, नालंदा की लोकेशन कहाँ पे है? तो पटना से 80 किलोमीटर दूर। पटना जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात था। दूसरा, जो राजगीर है वहाँ से 7 मील की दूरी पर आज बड़ा गांव है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ आज कौन सा गांव है? बड़ा गांव। कौन से राज्य में है? बिहार में। याद कर लेना, बिहार में है। पटना से 80 किलोमीटर दूर, राजगीर से 7 मील की दूरी पर बड़ा गांव नाम का एक क्षेत्र है जो प्राचीन काल में जहां नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। बाद में यहाँ कई बौद्ध विहार बन गए, मतलब सबसे पहले सम्राट अशोक ने बनाया था बौद्ध विहार। बौद्ध विहार सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के पास जो बड़ा गांव है वहाँ सम्राट अशोक ने बनवाया था। बाद में यहाँ कई बौद्ध विहार बन गए। कुमारगुप्त प्रथम ने भी बौद्ध विहार बनाए। इसका मतलब सम्राट अशोक ने भी बौद्ध विहार सबसे पहले शुरुआत की थी। उसके बाद में कुमारगुप्त प्रथम था, जो गुप्त सम्राट था, उसने भी वहाँ बौद्ध विहार बनाए थे। यही इस विश्वविद्यालय के आधार बने थे। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का आधार कौन बना? तो उसका शासक था कुमारगुप्त प्रथम, यानी गुप्त सम्राट था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी, वही उसके निर्माता माने जाते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। नालंदा विश्वविद्यालय ये तो पहले की लोकेशन है जो बड़ा गांव था, ठीक है। आज जो बड़ा गांव है पटना से 80 किलोमीटर दूर और राजगीर से 7 मील की दूरी पर आज स्थित जो है ना गांव, बड़ा गांव, वो पहले क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, ठीक है। वेनसांग ने यहाँ 6 वर्षों तक अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय के फैक्ट की बारे में बात करें तो एक तो कुमारगुप्त प्रथम हो गया जिसने इसका निर्माण करवाया। दूसरा जो चीनी यात्री था वेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय आया था, उसने यहाँ 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। वेनसांग के समय यहीं 8 बौद्ध विहार थे जो सम्राट अशोक ने शुरुआत की थी बौद्ध विहारों की। और वेनसांग के समय यानी गुप्त सम्राट के समय यहाँ 8 बौद्ध विहार थे। वेनसांग ने 9 मंजिले मुख्य पुस्तकालय भवन का उल्लेख किया है। वेनसांग ने जो अपनी टिप्पणी लिखी है CU की, पुस्तक का नाम क्या था वेनसांग की? CU की। उसमें एक मंजिल का यानी एक पुस्तकालय का उल्लेख किया है और उसमें बताया कि वह 9 मंजिला था उस समय भी, जिसे क्या कहते थे? रतन सागर। समझ में आ गई?
ये भी पूछ सकते हैं रत्न सागर क्या था उस समय, रत्न सागर क्या था। तो 9 मंजिला जो पुस्तकालय था वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय में, वह पुस्तकालय क्या कहलाता था, रत्न सागर कहलाता था। पुस्तकालय में 3 भवन थे। ये भी पूछ सकते हैं पुस्तकालय था, पुस्तकालय का नाम था रतन सागर, ठीक है। पुस्तकालय के 3 भवन थे। 3 भवन कौन कौन से? पहले का नाम था रत्न सागर, दूसरे का नाम रत्नोद, तीसरे का नाम रत्न रंजक। रंजक का मतलब क्या होता है? रंग से होता है, रंजक रंग को कहते हैं। समझ में आई? यानी वेनसांग ने 6 वर्षों तक जरूर अध्ययन किया और उन्होंने 8 बौद्ध विहार उसके समय थे, और जो 9 मंजिला पुस्तकालय था उसका उल्लेख किया है, और उस पुस्तकालय का नाम था रत्न सागर। इसमें 3 भवन थे जिनका नाम भी अलग अलग था। कौन कौन से नाम थे? रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रंजक, ठीक है। विश्वविद्यालय का एक विशाल भवन था जिसके चारों ओर ऊंची दीवार थी और भव्य प्रवेश द्वार थे। ये विशाल भवन संभवतः विभिन्न महाविद्यालयों के लिए थे। इत्सिंग ने 8 बड़े कक्ष और 3 से छोटे कमरों का उल्लेख किया है। इत्सिंग जो विश्वविद्यालय था उसका वर्णन कर रहे हैं, पुस्तकालय का वर्णन कर दिया जिसका नाम रत्न सागर बताया है। उसके बाद में बताया कि उनके 3 भवन थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। उसके बाद में जो भव्य प्रवेश द्वार है, ऊंची दीवारें हैं, उनका उल्लेख करता है। कौन? वेनसांग, जो चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के समय भारत आता है। इन्होंने कहा है कि वहां 8 बड़े कक्ष थे। ये कौन कह रहा है? इत्सिंग। ये दूसरा चीनी यात्री है, वेनसांग अलग है, इत्सिंग भी आता है यहाँ पे, याद कर लेना। चीनी यात्री है ना, कौन कौन थे? एक ट्रिक है, चीनी यात्री को फांसी हुई, वो बाद में बात कर लेंगे। चीनी यात्री को फांसी नहीं, मतलब मैंने ट्रिक बना रखी है। चीनी यात्री कौन कौन से थे? जिनका कर्म है फै से फाइयान, से संयुगन, है से वेनसांग, ई से इत्सिंग, ठीक है। पूछ सकते हैं मेंस में कौन कौन से चीनी यात्री या 4 चीनी यात्रियों का उल्लेख करना है, तो वेनसांग, इत्सिंग, फाइयान, ठीक है। इत्सिंग ने 8 बड़े कक्ष और 300 छोटे कमरों का उल्लेख किया है। 18 कमरे व्याख्यान हेतु थे, जो क्लासेज लगाते थे वहाँ 18 बड़े कमरे थे। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी भव्य, सुंदर और वास्तु आधारित थे। ये तो बता दिया नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन। तो एक बार रिपीट कर लेना, अपने जो शॉर्ट नोट्स है, बुलेट नोट्स है, उसमें भी अपना उल्लेख कर सकते हैं। अब था नालंदा विश्वविद्यालय का प्रशासन किस प्रकार का था, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, वो अपने देखना है। नालंदा विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, क्योंकि देश विदेश के विद्वान यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। अनेक विद्यार्थी थे जो विद्याध्ययन के उद्देश्य से यहाँ भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में आया करते थे। इसमें इस समय 8,500 विद्यार्थी थे। मतलब इनकी संख्या को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रसिद्ध और कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा तात्कालिक परिस्थिति का। कितने थे? 8,500, यानी 8500 स्टूडेंट थे, 1510 शिक्षक थे। यानी आज इसका अनुमान लगाएं तो कितनी बड़ी संख्या होगी। नालंदा विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में बात बताएं तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। कितने थे? 8,500। ये कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और 1500 प्लस, यानी 1500 से लेकर के आगे तक टीचर थे। कितने टीचर थे? 1510 बता रहे हैं। विश्वविद्यालय का प्रशासन एक कुलपति, विभागाध्यक्ष और शिक्षकों द्वारा संचालित था। कौन कौन से थे? एक तो इसका कुलपति हो गया जो हेड था, फिर विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे, विभागाध्यक्ष, फिर शिक्षक टीचर थे। हर्ष के समय यहाँ कुलपति कौन थे? शीलभद्र। जब हर्षवर्धन यहाँ शासन करते थे उस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? ये भी पूछ सकते हैं। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। हर्षवर्धन के समय जब वेनसांग यहाँ अध्ययन करता था उस समय यहाँ के कुलपति थे शीलभद्र। अनुशासन के कठोर नियमों का सभी पालन करते थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलना पड़ता था। इसका मतलब क्या था? पंक्चुअलिटी, समय की जो पाबंदता है वो उस समय उत्कृष्ट श्रेणी की थी। इसकी सूचना ढोल बजाकर दी जाती थी, यानी समय की। इस विश्वविद्यालय के विद्वान विदेश भी जाते थे। कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, तिब्बत, लंका आदि देशों से विद्यार्थी अध्ययन हेतु यहाँ आते थे। पूछ सकते हैं विदेशों से आने वाले कौन कौन से देशों से विद्यार्थी आते थे?
तो कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, जो उस समय लंका के नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ से विद्यार्थी अध्ययन के लिए यहाँ आते थे। वेनसांग ने 26 विदेशी विद्यार्थियों के अध्ययन का उल्लेख किया है। वेनसांग अपने जो सीईओ की ग्रंथ है उसमें कहते हैं कम से कम 26 विदेशी विद्यार्थी जिनका नाम सहित उनके डिटेल का वर्णन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विदेशी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। अब आता है विश्वविद्यालय प्रशासन की आय का स्रोत क्या था, आमदनी कहाँ से आती थी। विश्वविद्यालय के खर्च हेतु हर्ष ने 100 गांव भेंट कर दिए थे। हर्षवर्धन ने क्या किया, यहाँ का प्रशासन कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने 100 गांव भेंट कर दिए थे। इन गांव में दूध अनाज आता था। यहाँ तक जो 100 गांव है ना, वो दूध और अनाज इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए यहाँ पहुँचाते थे। शिक्षा, वस्त्र, चिकित्सा, आवास की व्यवस्था निःशुल्क थी। विभिन्न राजवंश के धनी लोग भी विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देते थे। उस समय भी दानदाता थे जो विश्वविद्यालय को दान दिया करते थे। अब आता है प्रवेश प्रक्रिया क्या थी, एडमिशन कैसे हुआ करता था, क्या प्रक्रिया थी, क्या टेस्ट होता था या कोई मौखिक प्रक्रिया थी या कोई और थी, वो देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को कठिन परीक्षा देनी होती थी। वेनसांग ने लिखा है कि 100 परीक्षार्थियों में से 20 का ही प्रवेश हो पाता था। इसका मतलब कंपटीशन काफ़ी कठिन था। 100 लोगों ने अप्लाई किया, 20 लोगों का सिलेक्शन होना था। ये बात कौन लिख रहा है, वेनसांग लिख रहा है। इस उच्च स्तर की प्रवेश परीक्षा में परीक्षक पंडित होते थे, मतलब काफ़ी ज्ञानवान व्यक्ति थे। प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को कठोर जीवन और अनुशासन का पालन करना पड़ता था। परिश्रमी, धैर्यशील, जिज्ञासु विद्यार्थी ही नालंदा का अध्ययन पूर्ण कर पाते थे। यानी नालंदा में प्रवेश प्रक्रिया ही नहीं बल्कि आगे का जो अध्ययन प्रक्रिया थी वो भी काफ़ी कठिन थी। अब पाठ्यक्रम क्या था वो देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं, उनका स्टडी मटेरियल क्या था। वेनसांग ने लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 आसनों की शिक्षा दी जाती थी। जिस प्रकार कहते हैं यद स्थित सुखम आसनम, यानी जो शरीर को स्थिर रखने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं उनको आसन कहते हैं। तो प्रतिदिन 100 आसनों की शिक्षा दी जाती थी, डेली दी जाती थी। बौद्ध धर्म के साथ साथ वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था। देखो, पहला काम था आसन। दूसरा क्या क्या पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, शब्द विद्या पढ़ाई जाती थी, सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता था, योग दर्शन पढ़ाया जाता था, न्याय दर्शन पढ़ाया जाता था। ठीक है, पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल थे बात की हमने पाठ्यक्रम की। वेद पढ़ाए जाते थे, शब्द विद्या पढ़ाई जाती थी, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन पढ़ाए जाते थे। तर्कशास्त्र, शिल्प, आयुर्वेद भी शिक्षा के विषय थे। यानी यहाँ आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाता था। लॉजिक यानी तर्कशास्त्र का अध्ययन भी करवाया जाता था। शिल्प यानी आर्ट्स का भी अध्ययन करवाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में नक्षत्रों के ज्ञान हेतु वेधशालाएं थी, यानी नक्षत्र अध्ययन कराया जाता था। एस्ट्रोलॉजी जो है उसके बारे में भी यहाँ अध्ययन करवाया जाता था। शिक्षा देने के लिए गोष्ठी, व्याख्यान, व्यक्तित्व निर्देशन, वैचारिक आदान प्रदान आदि तरीके अपनाए जाते थे। यानी गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, लेक्चर होते थे, व्यक्तिगत डायरेक्शन होते थे। ये तरीके थे पढ़ाने के, जो आज भी शायद बीएड वगैरह जो एग्ज़ाम कर तैयारी करते हैं, जो उनके कोर्सेज हैं उसमें इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाता था। तो उस परिस्थिति में भी इस प्रकार के अध्ययन के तरीके थे। कई विद्वान भी अपने रुचिकर विषयों की शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे। विद्वान थे, बावजूद इसके वो अध्ययन के लिए यानी अध्ययन में वृद्धि के उद्देश्य से यहाँ आते थे। यहाँ के प्रमुख आचार्य कौन कौन से थे ये भी पूछ सकते हैं। कौन कौन से आचार्य थे? नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 वसुबंधु, नंबर 3 जिनमित्र, नंबर 4 शीलभद्र जो कि उसके क्या थे, हेड थे, नंबर 5 धर्मपालन, नंबर 6 चंद्रपाल, नंबर 7 गुणमती, नंबर 8 प्रभाकर, नंबर 9 मित्र, नंबर 10 ऐसंग, नंबर 11 आर्यदेव। यानी प्रमुख आचार्य थे उसमें कौन कौन से थे? नागार्जुन, वसुबंध, जिनमित्र, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल
गुणमती, प्रभाकर, मित्र, असंग, आर्यदेव। ये विद्वान थे, अपने नोटबुक में ज़रूर अलग से मेंशन कर लें, क्योंकि पूछ सकते हैं उस समय के प्रमुख आचार्यों के नाम लिखिए, 2 या 3 या ज़्यादा। ठीक है। नालंदा से कुछ मोहरें भी मिली हैं जिन पर यह लेख अंकित है। क्या लेख अंकित है? प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय की संचालक परिषद, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय की संचालक परिषद, ये लिखा हुआ है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की संचालक परिषद, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की संचालक परिषद, ये लिखा हुआ है। धर्मचक्र, ये भी लिखा हुआ है। श्री नालंदा महाविहार गुणाकर बुद्ध भिक्षुणम, क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय में जो लेख प्राप्त हुए हैं वहाँ से प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय की संचालक परिषद, धर्मचक्र, श्री नालंदा महाविहार गुणाकर बुद्ध भिक्षुणाम। इन उल्लेखों में स्पष्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत मान और अधिकार जाता था। हर्षकालीन साहित्य, अब आता है हर्षवर्धन के समय किस प्रकार का साहित्य प्रचलित था या उनका अध्ययन करवाया जाता था। तो बात कर लेते हैं। ये नालंदा विहार का जो ढांचा प्राप्त हुआ है उसकी तस्वीर है। इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वापस पढ़ते हैं। हर्षकालीन साहित्य, हर्ष के समय साहित्य का उत्कर्ष किस प्रकार का था? क्या उसके दरबारी कवि भी थे? हर्ष भी एक अपने आप में लेखक था। इन सभी का उल्लेख किया गया है। आर.एस. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, कौन लिख रहे हैं? आर.एस. त्रिपाठी। याद कर लेना, आर.एस. त्रिपाठी की पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं जो हर्ष के समय की है, वो है हिस्ट्री ऑफ कन्नौज। हिस्ट्री ऑफ कन्नौज के लेखक हैं आर.एस. त्रिपाठी। आर.एस. त्रिपाठी लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, जो कि हर्षकालीन साहित्य के बारे में वर्णन करते हैं। ये बताते हैं कि एक उच्च कोटि का साहित्यकार बताया। हर्ष स्वयं उच्च कोटि का साहित्यकार था, ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है एक लेखक है आर.एस. त्रिपाठी। और कहाँ बता रहा है? अपनी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, वहाँ बता रहा है। हर्ष ने संस्कृत भाषा में 3 नाटकों की रचना की। हर्ष ने क्या किया? हर्ष ने क्या किया? 3 नाटक थे। हर्ष के 3 नाटक हैं। हर्ष के 3 नाटक हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, खुद ने लिखे हैं। तो पहला नाटक याद कर लेना, प्रियदर्शी का। दूसरा नाटक रत्नावली। तीसरा नाटक नागानंद। 3 नाटक याद करो जो हर्ष के द्वारा लिखे गए थे, प्रियदर्शी का, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शी का, रत्नावली और नागानंद। कौन कौन से नाटक है जो स्वयं हर्ष के द्वारा लिखे गए? प्रियदर्शी का, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका में क्या है? इस नाटक में 4 अंक है प्रियदर्शिका में, और इसका मुख्य विषय वत्स के राजा उद्यन। वत्स क्या था? एक जनपद था, उसके राजा थे उद्यन, और अंग राज्य की राजकुमारी थे प्रियदर्शिका। इन दोनों की प्रेम कथा का उल्लेख है। ये भी पूछ सकते हैं इनकी विषय वस्तु क्या है। 3 नाटक थे हर्ष के द्वारा लिखे गए, स्वयं के द्वारा। उसमें एक नाटक है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका में 4 अंक है, 4 भाग है इसके, कह सकते हैं। और इसका मुख्य विषय क्या है? वत्स जो महाजनपद था उसके राजा थे उद्यन। वत्स महाजनपद के राजा थे उद्यन, और अंग महाजनपद के राजकुमारी थी प्रियदर्शिका। इन दोनों की प्रेम कथाओं का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? प्रियदर्शिका में। याद हो गया? प्रियदर्शिका क्या कौन थी? प्रियदर्शिका अंग राज्य की राजकुमारी थी। दूसरा वत्स राज्य के राजा थे उद्यन। इन दोनों की प्रेम कथाओं का उल्लेख है प्रियदर्शिका में, जो हर्ष के द्वारा स्वयं रचित किए गए थे। उसके पश्चात आती है रत्नावली। यह नाटक भी 4 अंकों का। यह भी पूछ सकते हैं इनका विभाजन कितने भागों में? हर्ष प्रियदर्शिका का भी 4 अंकों में और रत्नावली का भी 4 अंकों में विभाजन किया गया। रत्नावली में क्या है? वत्स नरेश उद्यन और श्रीलंका के राजा की पुत्री रत्नावली की प्रेम कथा का सुंदर वर्णन है। यानी प्रियदर्शिका और रत्नावली में अगर जो मुख्य किरदार निभाने वाले राजा हैं तो वो है वत्स के राजा उद्यन। प्रियदर्शिका में भी है और रत्नावली में है। प्रियदर्शिका में वो करते हैं अंगराज्य की राजकुमारी प्रियदर्शिका से प्रेम, और रत्नावली नाटक में करते हैं किससे? जो श्रीलंका है वहाँ के राजा की पुत्री रत्नावली से प्रेम करते हैं, राजकुमारी से प्रेम करते हैं। अगला नाटक है नागानंद।
इस नाटक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इसमें 5 अंक है, यानी प्रियदर्शी का रत्नावली में तो 4-4 अंक है, लेकिन नागानंद में 5 अंक है, 5 विभाग है इसके। नागानंद नाटक में जिमूत वाहन नामक थे। नागानंद नाटक में जिमूत वाहन नामक थे। विद्याधर राजकुमार द्वारा सर्प की रक्षा के लिए प्राणों के उत्सर्ग की कहानी का विस्तृत वर्णन है। विद्याधर जो राजकुमार था उसने सर्प की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया था, प्राणों की बलि दे दी थी। इस कहानी का उल्लेख है नागानंद, नाग से मतलब सर्प से हैं। ये तीनों के तीनों नाटक इसके हैं, हर्षवर्धन के। हर्षकालीन प्रमुख विद्वान और साहित्यकार। हर्ष के समय विद्वान कौन कौन से थे, कौन से साहित्यकार थे, उनका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। हर्षकालीन प्रमुख विद्वान और साहित्यकार, ठीक है। हर्षवर्धन साहित्य कला का उदार संरक्षक था। वेनसांग ने हमें यह जानकारी मिलती है कि हर्ष अपने राजस्व का 1/4 भाग विद्वानों में दान देता था। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये हर्षवर्धन अपने राजस्व का 1/4 भाग विद्वानों को दान करता था, तो वो लिखता है वेनसांग। वेनसांग लिखता है कि अपने राजस्व का, अपनी जो भी आमदनी होती थी राज्य की, उसकी 1/4 राशि यानी 25% राशि केवल विद्वानों को आश्रय के लिए प्रदान करता था। अब आता है कौन कौन से दरबारी कवि थे, जिसमें एक का नाम आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि और प्रमुख विद्वान था। बाणभट्ट कौन था? हर्ष का दरबारी कवि और प्रमुख विद्वान था, जिसे हर्ष ने क्या दिया? हर्ष ने पूर्ण सम्मान दिया, प्रचुर धन और स्नेह दिया। यानी सबसे प्रिय अगर विद्वान हर्ष का माना जाता है तो वो है बाणभट्ट, जिसे हर्ष ने संपूर्ण सम्मान दिया, प्रचुर धन और स्नेह दिया। इसने संस्कृत में हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। ये भी पूछ सकते हैं हर्ष के समय साहित्य कौन कौन से रचे गए थे, जिसमें हर्ष के द्वारा, स्वयं के द्वारा लिखे गए। बाद में उनके जो दरबारी कवि थे उसमें बाणभट्ट का नाम आता है। और बाणभट्ट ने कौन कौन से लिखे? एक तो है हर्षचरित्र, भाषा कौन सी थी? संस्कृत। दूसरा है कादम्बरी। ये दोनों के दोनों किसके थे? दोनों के दोनों थे बाणभट्ट के, और दोनों के दोनों संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं। बाणभट्ट के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए तो हर्षचरित्र और कादम्बरी। इसके अलावा उसने चंडी शतक भी लिखा, हर्षचरित्र भी, कादम्बरी भी, चंडी शतक भी। आगे हैं पार्वती परिण्य और मुकुट तड़ितक, इनकी रचना की थी। यानी बाणभट्ट के द्वारा जो भी रचनाएं की गई उनका नाम कौन कौन सा है? पहला हर्षचरित्र, दूसरा कादम्बरी, तीसरा चंडी शतक, चौथा पार्वती परिण्य और 5वां आता है मुकुट तड़ितक। मुकुट तड़ितक किसकी रचना है? बाणभट्ट की, ठीक है। हर्षचरित्र 8 अध्यायों, जिसको उच्छ्वास कहते थे, वहां अध्याय को क्या कहते थे? उच्छ्वास, उसमें विभाजित था।